जो बीका का इंडिया का जो एग्रीमेंट हुआ है अमेरिका के साथ, वो सुपीरियॉरिटी हमारी अब चैलेंज हो गई है कि वो इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि उन्होंने गाइडेड मिसाइल्स और गाइडेड वो सारे जहाज़ों को सिस्टम करने का एक पूरा जोग्राफिकल जो है ना एक वो क्लाउड बनेगा जिसके अंदर वो चाइना की भी पूरी बॉर्डर की अंदर की के कौन कहाँ कहाँ पे वो है, वो इस वक्त दुनिया का सुपीरियर तरीन सिस्टम है, वो उन्होंने ले लिया है। वो चाइना के सिर्फ लिए इस्तेमाल नहीं होगा, उसे हमसे भी हमें भी उससे बहुत ज़्यादा ख़तरा है। सो हमारी हमेशा ये एक एज रही, हम उनसे छोटा मोटा रिसोर्सेज वाइज ज़रूर रहे, पर हमने उनको टेक्नोलॉजिकल और एक्सपर्टीज माशाल्लाह हमारी एयरफोर्स की हमेशा उनके ऊपर डर है और ये वो मानते हैं। तो वो अब जो है अब ये चैलेंज है, तो हम ये अपने बड़े डोमेस्टिक सियासत के अंदर फंसे हुए हैं, हम उस पर गौर नहीं कर रहे हैं। मोस्ट प्रॉब्ली हम एक पूरा इसके ऊपर प्रोग्राम करेंगे कि कोई हमारा मीडिया उसको नहीं कर रहा, वो बड़ी खतरनाक डील है, उसके बड़े रिप्लिकेशंस है पाकिस्तान के। मैडम आपसे हम जानना चाहेंगे कि अमेरिका और भारत के दरमियान ये जो बेसिक एक्सचेंज कोऑर्डिनेशन एग्रीमेंट हुआ है जिसमें फौजी मालूमात के तबादले की बात होगी, इसके खित्ते पर आप क्या असरात देख रही हैं? देखिए, इसके सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक वाहिद एग्रीमेंट रह गया था जिसके बाद अमरीकी दफाई मवासलाती निज़ाम और जितनी भी कम्युनिकेशन सिस्टम है वो हिंदुस्तान तक ट्रांसफ़र हो सकता है। और इसके बाद ना सिर्फ ये कि इस वक्त हिंदुस्तान की जो अफवाज हैं, अस्करी जो कुव्वत हैं, वो इसको इस्तेमाल करेगी, लेकिन खित्ते के अंदर जितनी भी रसाई है वो हिंदुस्तानी सैटेलाइट पोजीशन के जरिए और कमकासा के बीका के जरिए इस्तेमाल करेंगे। यानी कि एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि इस एग्रीमेंट के बाद अमेरिका के दफाई जो सिस्टम्स हैं वो हिंदुस्तानी फौज को के सिस्टम्स को इस्तेमाल करके इस खित्ते में किसी भी जगह के ऊपर न सिर्फ सबकत हासिल कर सकेंगे, लेकिन किसी भी किस्म की एक मिलिट्री एडवांटेजेस पोजीशन को बरकरार रख सकें। डॉक्टर मारिया, गेटवे जो है उनका थिंक टैंक इंडिया का, वो कहते हैं कि 20 साल लगे हैं इंडिया को अपने ताल्लुकात मुस्तकिल तौर पर अमेरिका से बेहतर करने, और उसका नतीजा आज ये निकला है। देखिए, इसमें ये कोई दो राय नहीं है। अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो 1999 के नेक्स्ट स्टेप फॉर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत किए गए हैं, जिसके तहत अब तक अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान 60 से ज़्यादा माहिदे हो चुके हैं और ये दफाई माहिदों की फहरिस्त में मिला था, जिसके बाद अब अमेरिकन फौज और हिंदुस्तानी फौज में कोई फर्क नहीं रहेगा। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि अब अमेरिकन मवासलाती निज़ाम, अस्करी, अमेरिकन मिसाइल सिस्टम्स, अमेरिकन फौजें और हिंदुस्तानी फौज एक तरह से आप एक दूसरे के मतलब एक तरह से आप देख सकते हैं सिनोनिमस बन चुकी हैं। और इसके साथ तकरीबन मुख्तलिफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो है मायदे किए गए हैं हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान, और 20 साल से अमेरिका और हिंदुस्तान इस पर काम कर रहे हैं। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया सुल्तान साहबा, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की। डॉक्टर साहबा ने बड़ी अहम बात की है कि बुनियादी तौर पर अमेरिका इस्तेमाल करे फौज को, इंडियन रिसोर्सेज को, इंडियन ज़मीन को, इंडियन वसाइल को इस खित्ते में अपनी इजारादारी के हवाले से। अच्छा सर, अब आ जाते हैं ये 2+2 जो आपकी मीटिंग हुई है, जो माइक पॉम्पेओ जिसको हेड कर रहे थे, हाउ डू यू लुक एट दिस? आप लोगों ने बीका भी साइन कर लिया, 58 कंट्रीज हैं दुनिया में जिन्होंने अब इंक्लूडिंग इंडिया जिन्होंने उसको साइन किया, लेकिन इसका कितना फायदा होगा आपको? ओके, इसको मैं ऐसे करूंगा कि हमने साइन जरूर किया है, बट हिंदुस्तान इसका कितना फायदा लेगा, दोनों में फर्क है कि कितना फायदा होगा और कितना फायदा लेगा। श्योर, अमेरिका चाहता है कि हम बहुत सारा फायदा ले लें, लेकिन हम बहुत सारा फायदा लेना नहीं चाहते, क्योंकि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत वाइड स्प्रेड है। जहां तक कि हमारे जो स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटेजिक एग्स इन द बास्केट है वो एक बास्केट में नहीं है, वो अलग अलग है। हमारा बहुत सारा दारोमदार जो है रशिया पर डिपेंडेंट है, हम फ्रांस पे भी डिपेंडेंट है, हम बहुत सारी चीजें जापान से भी लेते हैं, और इस तरीके से एक बहुत वाइड स्प्रेड जो है हमारा एक्सपांस है। इसके अंदर साउथ कोरिया भी शामिल है, इजराइल भी है, इजराइल है, इजराइल एक बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर कंट्रीब्यूटर है। ब्राजील से भी कुछ चीजें ली हैं। तो हम पूरा फायदा जिस तरीके से आप हिंट कर रहे हैं, जैसे लोग समझते हैं, हम वो नहीं लेंगे, क्योंकि हमारी जो इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो कहीं ना कहीं
खतरे में आ जाती है। और हमसे ज्यादा, आपसे ज्यादा बेहतर इसको कौन जानता है, जब आपके यहाँ पे कश्मकश चाइना और अमेरिका की है, जब चॉइस ही दो में है, तो हम ऐसी सिचुएशन में पड़ना नहीं चाहते। हमारी तो बड़ी प्रॉब्लम है, एक तरफ चाइना एक तरफ अमेरिका। हम इसके साथ जाते हैं तो वो नाराज होता है, उसके साथ जाते हैं तो वो नाराज होता है। हम न्यूट्रल रहने की बात करते हैं तो दुनिया मानती नहीं है। हाँ, ये एक बड़ी जो इशू है, आपके जो लीडर्स हैं, जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि जो भी आप बात कह लें, जो फाइनेंशियल जो एड है, जो असिस्टेंस है, वो आपको वेस्टर्न कंट्री से ही आएगी। चाइनीज कभी नहीं देंगे। चाइनीज जो है बहुत ही एक्सप्लॉइटिव किस्म के लोग हैं। और जैसा कि आपने माइक पॉम्पियो को भी सुना होगा और बाकी लोगों को भी जो हमारी थिंकिंग के हिसाब से जो लोग सोचते हैं उनसे सुना होगा कि जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, ये कितना डेंजरस है और कितने सारे कंट्रीज जो है इसके अंदर फंसे हुए हैं। और कुछ लोगों ने निकलने की बाहर कोशिश करी है, जैसे श्रीलंका, क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि ये बहुत ही खतरनाक खेल हो जाएगा, इससे आपकी जो इंडिपेंडेंस है उसके ऊपर खतरा आ जाएगा। तो आपके जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं उनको वो भी बैलेंस करना है, आपको सीपीईसी भी चलाना है और साथ में आपको अमेरिका को भी साथ में रखना है। ये आपकी समझदारी होगी। अगर आप नहीं रखेंगे और आप एक तरफा चाइना की तरफ चले जाएंगे तो आप मान के चलिए कि हिंदुस्तान में, जब हम हिंदुस्तान बोलते हैं तो ये आज वाला हिंदुस्तान नहीं है और आज वाला पाकिस्तान नहीं। हम हिंदुस्तान जब बोलते हैं तो सुलेमान की पहाड़ी से लेके और अराकान की पहाड़ी तक, कश्मीर से लेके और कन्याकुमारी तक, ये जो पूरा जो सब कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर 5-6 मुल्क आते हैं, ये हिंदुस्तान है। और जब इतिहास लिखा जाएगा 300, 400, 500 साल बाद, तो ये कहेंगे कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों की थी जो कलकत्ता से आई थी और एक चाइनीज आए थे 300 साल बाद सीपीईसी के जरिए हिंदुस्तान में। पहले वो पाकिस्तान में घुसे और फिर धीरे धीरे करके वो पूरा हिंदुस्तान उन्होंने कब्जा लिया। ये थोड़ी फिलोसफिकल और उस तरीके से बात प्रॉब्लम एक और है आपको मैं ये चीज समझाने के लिए प्रॉब्लम एक और है।